हाय गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले 20 वीवीआई यानी कि एमवीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न में उत्तर भी कह सकते हैं। केमिस्ट्री का होगा एमवीवीआई यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 20। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इसको अगर पढ़ लेते हैं ना 20 का 20 अगर याद है तो कोई अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो 20 का 20 पढ़ लेते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन पक्का आने वाले यानी कि 10 नंबर पक्का उठने वाले इस नंबर इतना से। तो वीडियो को चलिए शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्या होगा, फराडे का प्रथम नियम। फराडे के प्रथम नियम को लिखिए, इस प्रकार से पूछा जाता है। ऐसे फराडे के प्रथम नियम द्वितीय नियम 2 नियम है, ठीक ना। तो यहाँ पे फराडे के प्रथम नियम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक ना। देखिए इस नियम के अनुसार फराडे का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थों की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कि समझिए कि मतलब कोई भी अगर पदार्थों से मतलब इलेक्ट्रॉनों से मुक्त जो पदार्थ की मात्रा अगर m है तो उसके किसके समानुपाती होगा, उससे प्रवाहित विद्युत धारा अगर q है तो उसके समानुपाती होता है। समझिएगा। तो ये कहता है इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोडों से मुक्त पदार्थों की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अगर मान ले कि इलेक्ट्रोडों से मुक्त पदार्थों की मात्रा m है और प्रवाहित विद्युत धारा q है तो m प्रोपोर्शनल q होगा। जब भाई प्रोपोर्शनल के चिन्ह हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वही सेम टू सेम लिखा हुआ है। मान लिया कि इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थों की मात्रा m और प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा क्या है q हो तो m प्रोपोर्शनल q फराडे के नियम से। यहाँ पे m इक्वल टू क्या हो सका जेड क्यू। जेड एक क्या है, जेड एक क्या है तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है जो कि समानुपाती नियतांक जब हटाता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाया जाता है। समझ गए। अगर हम q बराबर सूत्र होता है आई टी होता है, आई क्या है धारा, टी क्या है समय, तो आई टी होता है q बराबर एम इक्वल टू लिख सकते हैं जेड आई टी। ये इसका फॉर्मूला होता है फराडे का प्रथम नियम का। आपको बहुत सिंपल में समझ में आया होगा। मैं फिर से पढ़ने का प्रयास करता हूं। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोडों से मुक्त पदार्थों की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कि अगर प्रवाहित विद्युत धारा अगर पदार्थों की मात्रा m और प्रवाहित विद्युत धारा q हो तो m प्रोपोर्शनल q। अगर इसको कांस्टेंट मतलब यहाँ पे समानुपाती तो कांस्टेंट लगाएंगे और q बराबर आपको पता है जेड आई टी होता है। समझ गए। अगर बात करूं तो इसमें से जो भी आप यूज किए वो क्या क्या है, तो जेड क्या है एक विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, आई क्या है तो विद्युत धारा है, टी क्या है समय है, एम क्या है तो इलेक्ट्रोडों की मात्रा है, इलेक्ट्रोडों की मात्रा है। समझ गए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। प्लीज अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ आपको 9117823062 पर मिल जाएगा। 823062 पर मिल जाएगा आपको, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। अभिक्रिया के कोटि से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। देखिए आपको अभिक्रिया कोटि किस प्रकार से पूछा जाता है। अगर वेग बराबर दे दिया जाए कि a के पावर 2 b के पावर 3 आपको पूछा था अभिक्रिया कोटि क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं अभिक्रिया का जो घात है डिग्री है उसको जोड़ देते हैं, यानी कि 2 + 3 कर देते हैं यानी कि 5, यानी कि इसका कोटि की संख्या 5 आ गया, ठीक ना। तो वही कहता है तो अभिक्रिया कोटि बेसिकली होता क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक के घात यानी कि डिग्री का योग अभिक्रिया का कोटि कहलाता है। समझे कि नहीं, फिर समझिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्या अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, समझे कि नहीं। अगर वेग बराबर आपको सूत्र दे दिया जाए कि a के पावर 2 और b के पावर 0, अगर अभिक्रिया के कोटि पूछे 2 + 0 यानी कि 2, इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। आपको अभिक्रिया दे देगा, वहां पे वेग बराबर दे देगा और कहेगा अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगा, तो उसका घात जो होगा उसका डिग्री जो होगा उसको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। समझ रहे हैं ना। वही कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। समझ गए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, आरएनए एवं डीएनए में अंतर बताए। आरएनए एवं डीएनए में अंतर बताए। देखिए आरएनए और डीएनए में काफी बार पूछा जाता है अंतर इसका। देखिए आरएनए जो बेसिकली क्या होता है एक कुंडलित होता है और डीएनए क्या होता है द्विकुंडलित होता है। डीएनए क्या होता है द्विकुंडलित होता है, आरएनए एक कुंडलित होता है। समझ गए। और बात करने के प्रयास करें तो जो आरएनए होता है, आरएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है जबकि डीएनए गुणसूत्रों में पाया जाता है। समझिए यहाँ पे आरएनए जो होता है वो कोशिका द्रव में पाया जाता है और डीएनए गुणसूत्रों में पाया जाता है। और आरएनए की बात करें तो यह अनुवांशिकी पदार्थ नहीं होता जबकि डीएनए अनुवांशिकी पदार्थ होता है। आरएनए और डीएनए काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों में अंतर काफी बार पूछा गया और न्यूक्लिक अम्ल भी काफी बार पूछा जाता है, याद जरूर कर लीजिएगा उसको।
तो समझ में आया कि नहीं? आरएनए क्या है? एक कुंडलित है, डीएनए क्या है? द्विकुंडलित है। देखिए डीएनए द्वि आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ कुछ संबंध आ रहा है डीएनए द्वि में, तो आराम से आप याद रखिएगा डीएनए द्विकुंडलित, आरएनए एक कुंडलित, ठीक ना। और आरएनए कोशिका द्वय में पाया जाता है, डीएनए क्या होता है यहाँ पे गुणसूत्रों में पाया जाता है, यहाँ पे गुणसूत्र या अनुसूत्रों में पाया जाता है। और आरएनए क्या होता है? यह अनुवांशिकी पदार्थ बिल्कुल नहीं होता, जबकि डीएनए क्या होता है? अनुवांशिकी पदार्थ होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। देखिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, अगर आपको याद है सभी क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, आपका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, उसमें से आपको कम से कम यह 20 क्वेश्चन सबसे पहले याद होना चाहिए, 20-25 क्वेश्चन सबसे पहले यह याद होना चाहिए। इसलिए हम रिवीजन के तौर पे जो याद रखे हैं उसको रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं याद किए वो याद कर लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? देखिए क्वथनांक का उन्नयन जो वह ताप होता है जिस पर वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। मतलब क्वथनांक का उन्नयन वह ताप है जिस पर उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। मतलब क्वथनांक वह ताप होता है जो वायुमंडल का दाब अगर 50 है तो जब उसका क्वथनांक का जो उन्नयन वह ताप होता है जब उसका भी क्वथनांक अगर 50 हो जाए तो दोनों बराबर हो गया, यानी कि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। समझिए, यानी कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है, यानी कि वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब क्या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक का उन्नयन को डेल्टा टीबी के द्वारा सूचित किया जाता है, जो यहाँ पे लिखा भी है डेल्टा टीबी के द्वारा सूचित किया जाता है। अगर डेल्टा टीबी की बराबर अगर इक्वल टू की बात करें तो T2 - T1 होता है, और T2 क्या होता है? तो घोल का क्वथनांक होता है, जबकि T1 क्या होता है? शुद्ध घोल का क्वथनांक होता है। समझे कि नहीं? T2 क्या होता है? घोल का क्वथनांक, जबकि T1 क्या होता है? शुद्ध घोल का क्वथनांक होता है। या आपको लिखना पड़ेगा, अगर ये आप लिख रहे हैं तो कम से कम इसको नहीं तो कम से कम इतना लिख दीजिएगा, तो आपको 1 नंबर भी नहीं काटने वाला, क्योंकि यह लिख दीजिएगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर है, तब ना फार्मूला लिख पाया है। और इसी फार्मूला के यहाँ पे बताया जाता है। अब फिर से मैं एक दफा पढ़ देता हूँ, आप जरूर याद कर लीजिएगा। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो सकता है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। और यह आपका इसका PDF मिलेगा 9117823062 इस पर आपको मिलेगा, मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक ना। और यह बात जरूर ध्यान रखिएगा, आपको टेलीग्राम में जाकर जरूर ज्वाइन हो जाना है, वहां पे बहुत ऐसा मटेरियल मिलता है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यह क्वेश्चन पूछने का तरीका 2 है, लेकिन कहने का मतलब एक ही होता है। जैसे HF से शक्तिशाली अम्ल है क्यों, या HI से दुर्बल अम्ल है क्यों। मतलब कहने का मतलब है आपके पापा के बेटा कौन है? आपके पापा कौन है? आपके पापा कौन है? वही है ना। मतलब कहने का मतलब वही होता है। कहने के मतलब यानी कि HI जो है HI HF से शक्तिशाली है, यानी कि H जो I है वो शक्तिशाली है, सब जानता है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। HI HF से शक्तिशाली है, और यहाँ पे क्या कह दिया? HF HI से दुर्बल है। बात तो ये ना भाई, दुर्बल तो HF है, ले है, HI तो शक्तिशाली है, ले। कहने का मतलब तो ये है ना। यहाँ पे 2 तरीका से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, HI शक्तिशाली है HF से, या HF दुर्बल है HI से। भाई HI तो ये तो शक्तिशाली है, जब यहाँ यह कमजोर पड़ रहा है H से, यानी कि तब पर भी शक्तिशाली है, चाहे इससे यह दुर्बल है, मैंने सॉरी क्या है, शक्तिशाली है तब पर भी यह कमजोर है, यानी कि HF कमजोर है HI से। क्यों? यह आपको रीजन बताना। तो दोनों तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों पूछने का तरीका वही है, मतलब पूछने का तरीका अलग है लेकिन क्वेश्चन कहने का मतलब वही है, ठीक ना। देखिए क्या हो सकता है? HI अम्लीय शक्ति, HI की अम्लीय शक्ति HF से अधिक होता है, क्योंकि क्यों होता है वो बताना है। यानी कि HI का जो अम्लीय शक्ति होता है HF से अधिक होता है, क्योंकि HI के बंधन लंबाई HF के बंधन लंबाई से अधिक होता है। HI के बंधन लंबाई HF के बंधन लंबाई से अधिक होता है, समझ लेना। अतः HI HF से शक्तिशाली होता है। मतलब जो HI का जो बंधन लंबाई जो होता है ना, बंधन लंबाई HF से क्या होता है? HF के बंधन लंबाई से अधिक होता है। जो HF का बंधन लंबाई होता है HF से अधिक होता है, यानी कि HF का बंधन लंबाई कम होता है और HI का ज्यादा होता है। इसीलिए HI जो होता है वह HF से शक्तिशाली है, या HF HI से दुर्बल है। दोनों तरीका से कर सकते हैं। इसको देखिए आपको आराम से पढ़ना होगा। इसको बहुत हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड इसको पढ़ा जाता है। बहुत सिंपल है, आराम से इसको पढ़िएगा तो आपको याद होगा, नहीं तो आपको याद नहीं होगा। सिर्फ इसमें कुछ नहीं है, आपको इसमें याद क्या करना है? HI का जो बंधन लंबाई हो HF से अधिक है, बस इतना याद कर लिया, आपका काम खत्म। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन उतार दिया गया है और यहाँ से यहाँ भी क्वेश्चन है,
यानी कि आपको सिर्फ याद क्या करना है, HI का बंडल नंबर HF से अधिक है, इतना ही याद करना है। उसके बाद आपका काम तो खत्म हो चुका है ना क्वेश्चन का। और देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 6 नंबर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चलिए रहा है, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाता है क्यों। देखिए दो तरीका से क्वेश्चन पूछा है, संक्रमण तत्व परिवर्तन ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है क्यों, वो भी पूछा जाता है। लेकिन संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाता है क्यों, यह सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आप पूछने का संभावना पूरा है 100%। देखिए संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करता है क्योंकि संक्रमण तत्व में डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश के किरण को अवशोषित करता है। देखिए अगर आप एग्जाम में अगर याद नहीं है तो वहां पे यथी लिख देते हैं, संक्रमण तत्व रंगीन होता है क्योंकि उनमें डीडी संक्रमण के कारण रंगीन होता है। इतना भी लिख देते हैं कि डीडी संक्रमण के कारण रंगीन होता है, तो आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा। आप इतना ध्यान रखिएगा। ऐसे मेन तो इसका कारण होता है डीडी संक्रमण कारण ही रंगीन होता है। हो सकता है 2 नंबर भी दे दी अगर थोड़ा भी नंबर नहीं काटे, क्योंकि देखिए सटीक आंसर यही होता है इसका, डीडी संक्रमण के कारण ही रंगीन होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा परिभाषा बनाने के लिए हमको लिखना पड़ता है, या सभी को लिखना पड़ता है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करता है या रंगीन यौगिक होता है क्योंकि संक्रमण तत्व के डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश के किरण को अवशोषित करता है। क्या करता है, जो उसका डी कक्षक में उपस्थित जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, प्रकाश के किरण को अवशोषित करता है। क्या करता है, प्रकाश के किरण को अवशोषित करता है। अतः डीडी संक्रमण के कारण रंगीन होता है। क्या होता है, अतः डीडी संक्रमण के कारण रंगीन होता है संक्रमण तत्व। समझ में आया कि नहीं। देखिए इतना सटीक आंसर आपको कहीं नहीं मिलने वाला, इतना सटीक मतलब कम हो, मतलब परिभाषा कम है लेकिन अर्थ इसका पूरा निकल रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा। संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करता है या बनाता है क्योंकि संक्रमण तत्व के डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश के किरण को क्या अवशोषित करता है, अतः डीडी संक्रमण के कारण रंगीन होता है। समझ गए, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमिनो अम्ल से आप क्या समझते हैं, एमिनो अम्ल क्या है। एमिनो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एमिनो या अमीनो भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो एमिनो अम्ल क्या है, एमिनो अम्ल क्या है, वे अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक समूह यानी कि COOH, कार्बोक्सिलिक समूह यानी कि COOH और एमीन समूह यानी कि NH3, ये NH2 भी कह सकते क्योंकि यहाँ पे एक जुटेगा ना। देखिए यह होता है यानी कि वे अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं। क्या होते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं। यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह यानी कि COOH, एमीन यानी कि NH3। इसका सूत्र अगर दोनों को आप जोड़ देंगे तो एमिनो अम्ल बनता है, एमिनो अम्ल बनता है। इसी को एमिनो अम्ल कहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एमिनो अम्ल में कौन ऐसा ग्रुप पाया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा COOH और NH3, यह आपको बताना ही पड़ेगा आपको वहां पे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करने के प्रयास करें, इसका एक समीकरण लिखने का प्रयास करें, इक्वेशन बनाने का प्रयास करें, तो CH3 COOH, अगर इसको एमीन से अभिक्रिया कराएंगे तो NH2 CH2 COOH, यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट आया इसमें देखिए एमीन समूह और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह दोनों उपस्थित है। यानी कि जो ये प्रोडक्ट बना हुआ ये एमिनो अम्ल है, वो जो है क्या है, एमिनो अम्ल है। याद रखिएगा इस बात को। तो एमिनो अम्ल क्या है, जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होता है। देखिए ज्यादा इसमें याद करने की बात ही नहीं है। इसमें क्या कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह जब दोनों उपस्थित रहेंगे, जिसमें वह क्या होता है, एमिनो अम्ल कहलाएगा। और यहाँ पे इसका सूत्र क्या होता है, COOH, इसका सूत्र क्या होता है, NH3। सिंपल है, सिंपल है कि नहीं, बहुत ईजी है। इसका एमिनो अम्ल का यह सूत्र है और कार्बोक्सिलिक समूह का यह सूत्र है, ऐसे लिखा भी गया। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत कीजिए, इसको याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन बताइए हमारे पास। देखिए यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, देखिए याद करना बहुत सिंपल है। प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक सेल वह सेल होता है जिसकी रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होता है। जैसे कि आपको समझाने का प्रयास करूं, आप टॉर्च का जो बैटरी होता है, टॉर्च का बैटरी क्या उसको हम चार्ज करते हैं, बिल्कुल चार्ज नहीं कर पाते। उसको क्या करते हैं हम लोग, एक बार उपयोग करते हैं उसके बाद फेंक देते हैं। घड़ी का बैटरी देखिए एक बार उपयोग करते हैं फेंक देते हैं। यानी कि उसकी रेडॉक्स जो अभिक्रिया होती है केवल एक बार होती है, उसको पुनः हम आवेशित नहीं कर सकते, पुनः उसको चार्ज नहीं कर सकते। आवेशित मतलब देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज करना, लेकिन कोई यह नहीं बोलता आवेशित करना। भाई उसका शुद्ध हिंदी क्या होता है, आवेशित करना। क्या होता है उसका शुद्ध हिंदी, आवेशित करना, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज करना। भाई इंग्लिश तो आता नहीं है लेकिन चार्ज करना जरूर बोलते हैं हम लोग, है या नहीं।
बहुत हर आदमी बोलता है, जिसके पास इंग्लिश का कुछ ज्ञान भी नहीं है वो भी चार्ज करना बोलता है, क्योंकि अधिकतम सटीक होता है ना चार्ज करना बोलना। लेकिन किसी को बोलिएगा आवेशित करना है तो वो समझेगा अरे क्या बोल रहा है यह, लेकिन उसका शुद्ध हिंदी आवेशित करना होता है। आवेश मतलब चार्जिंग होता है। तो जो प्राथमिक सेल होता है उसकी जो एक बार उपयोग में लाएंगे ना उसको पुनः उपयोग में नहीं ला सकते हैं। जैसे टॉर्च की बैटरी होता है, आपको घड़ी का बैटरी होता है, ऐसे बहुत ऐसा बैटरी है जिसको हम एक बार उपयोग में लाते हैं उसका पुनः उपयोग में नहीं ला सकते। यानी कि उसकी जो रेडॉक्स अभिक्रिया जो होता है केवल एक बार होता है। वही कहता है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल वैसी सेल है जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होता है। ये बताया रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होता है और इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता और उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। यानी कि पुनः आवेशित नहीं किया जाता, यानी पुनः चार्ज इसको नहीं किया जा सकता और ना पुनः उपयोग में इसे लाया जा सकता है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो प्राथमिक सेल वह सेल है जिसकी रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है और पुनः इसे आवेशित भी नहीं किया जा सकता और ना पुनः इसको उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अपने डिफिनीशन अपने परिभाषा में लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। ऐसे पूरा सटीक आंसर है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब इसमें त्रुटि क्या है हमारे बताइए आप? कुछ त्रुटि नहीं है। लेकिन देखिए सटीक आंसर होगा कि नहीं? सटीक आंसर है कि नहीं? बिल्कुल आंसर है। इसका अगर उदाहरण की बात करें तो शुष्क सेल, मरकरी सेल दो क्या है तो प्राथमिक सेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या, प्रासरण और विसरण में अंतर। देखिए प्रासरण और विसरण में अंतर आपको 2 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स दोनों में पूछ सकता है और दोनों में पूछा भी जाता है। तो प्रासरण और विसरण में अंतर पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रासरण और विसरण में तो प्रासरण क्या है? देखिए प्रासरण की क्रिया को रोका जा सकता है। प्रासरण की क्रिया को हम रोक सकते हैं लेकिन विसरण की क्रिया को नहीं रोक सकते। जैसे कि आपको बता रहे हैं कि प्रासरण विसरण की क्रिया क्यों नहीं रोका जा सकता। अगर आप पानी में अगर रंग घोर दिए तो क्या उसको हम रोक सकते हैं घुलने से? क्या उसमें से रंग को बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। यानी कि विसरण कर रहे उसको मिला रहे हैं ना, यानी कि उसमें जब रंग घुल गया तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो वही कहता है विसरण की क्रिया को हम बिल्कुल नहीं रोक सकते लेकिन प्रासरण की क्रिया को हम रोक सकते। और किसी पर दबाव दे रहे हैं तो उसको हटा देंगे तो क्या हट जाएगा कि नहीं? तो वही कहता है प्रासरण क्रिया को रोका जा सकता है लेकिन विसरण की क्रिया को बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। देखिए प्रासरण में केवल विलायक होते, प्रासरण में केवल विलायक में होता है, यानी कि प्रासरण केवल विलायक में होता है जबकि विसरण क्या होता है? केवल विलय में होता है। यानी कि विलयन होता है। विलयन में क्या होता है? विलय और विलायक मिलकर क्या बनता है? विलयन। विलय और विलायक मिलकर प्लस करके विलायक मिलकर विलयन बनता है। यानी कि जो विसरण की क्रिया जब भी होगा तो विलयन में होगा जबकि प्रासरण की क्रिया केवल क्या होगा? विलायक में होगा। केवल क्या होगा? विलायक में होगा। समझे कि नहीं? ये बहुत सटीक मतलब इसका पॉइंट है और इसको स्किप नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखिए। प्रासरण क्रिया को रोका जा सकता है, विसरण की क्रिया को नहीं रोका जा सकता। प्रासरण क्रिया में केवल विलायक अणु भाग लेते हैं या विलायक में होता है जबकि विसरण क्या होता है? विलयन में होता है, ठीक ना। और देखिए प्रासरण में क्या होता है? प्रासरण की क्रिया को अर्धपरागम्य झिल्ली में होता है, यानी कि प्रासरण की जो क्रिया होता है उसमें क्या होता है? अर्धपरागम्य झिल्ली से होता है जबकि विसरण की क्रिया में अर्धपरागम्य झिल्ली की आवश्यकता ही नहीं पड़ता है। क्या होता है बात समझिए? प्रासरण की क्रिया में जो होता है वो अर्धपरागम्य झिल्ली से होता है, लेकिन यहाँ पे जो विसरण है उसकी अर्धपरागम्य झिल्ली की आवश्यकता ही नहीं पड़ता। उसकी क्रिया के लिए अर्धपरागम्य झिल्ली की आवश्यकता ही नहीं है, उसको कोई आवश्यकता नहीं है कि अर्धपरागम्य झिल्ली है या नहीं है। लेकिन जो प्रासरण होता है उसमें अर्धपरागम्य झिल्ली की आवश्यकता पड़ता है। तो देखिए इसका पीडीएफ ले लीजिए आप। सबसे पहले 91 17 82 30 62 पर मैसेज कर दीजिए और वहाँ पे जाकर पीडीएफ ले लीजिए और आराम से याद कीजिए। स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। आपको समझ में आ रहा होगा, प्लीज अगर आ रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आपको न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए और डीएनए हो सकता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछने को मिल जाए। आप देखने को मिल जाए आरएनए और डीएनए और क्या होता है, एक नंबर पूछ देगा आरएनए और डीएनए में अंतर करे और दूसरा काम पूछ देगा न्यूक्लिक अम्ल क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है और आपको शॉर्ट क्वेश्चन तो पूछ भी करेगा आरएनए न्यूक्लिक अम्ल क्या है, आरएनए और डीएनए में अंतर हो सकता है। दोनों पूछ दे भाई, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आपको पूछ दे और पूछा जाता है। देखिए न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल वे जैव बहुलक है, समझिएगा। यानी कि न्यूक्लिक अम्ल वे जैव पॉलीमर है यानी कि बहुलक है जो न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति इकाइयों से बनता है। देखिए समझिएगा, पुनरावृत्ति इकाई मतलब समझते हैं, यानी कि एक को बार बार पुनरावृत्ति यानी कि बार बार जोड़ जोड़ के। तो न्यूक्लिक अम्ल वे जैव बहुलक है जो न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति इकाइयों के मिलने से बनता है या पुनरावृत्ति इकाइयों को जोड़ने से बनता है। यानी कि छोटी छोटी जो पुनरावृत्ति इकाई होता है उसको क्या करते हैं हम जोड़ेंगे
एक हम क्या क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल बनता है। छोटे छोटे हम इकाई जोड़ते हैं तो एक क्या करते हैं, क्रिस्टल का निर्माण करते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो वही कहता है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति की इकाइयों से मिलने से बनता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड जो है उसकी छोटी छोटी इकाई जो होगा उसका पुनरावृत्ति कराएंगे, यानी कि छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ेंगे तो हमारा एक न्यूक्लिक अम्ल बनेगा। वही कहता है न्यूक्लिक अम्ल एक ऐसे जैव बहुलक है जो न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति इकाइयों से मिलने से बनता है, न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। क्या न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। अगर मुख्य न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो आरएनए और डीएनए मुख्य न्यूक्लिक अम्ल है। इसका उदाहरण होता है मुख्य न्यूक्लिक अम्ल क्या है, आरएनए और डीएनए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। न्यूक्लिक अम्ल क्या है और आरएनए और डीएनए में अंतर, दोनों जरूर याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए अभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर। देखिए आपको इसमें ऑब्जेक्टिव भी कैसे क्लियर होता है। देखिए आपको पूछेगा आदर्श विलयन वे है, अब ऑप्शन देगा राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो भाई आदर्श विलयन वह होता है जो सभी ताप के सांद्रण के सभी परिस्थितियों में, ताप और सांद्रण के सभी परिस्थितियों में क्या राउल्ट के नियम का पालन करता है, यानी कि आदर्श विलयन कहलाता है। समझ लीजिएगा। अनादर्श विलयन क्या है, ताप और यानी कि ताप और दाब के सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, वह अनादर्श विलयन कहलाता है। दोनों समझ गए। आदर्श विलयन क्या है, जो राउल्ट के नियम के पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता अनादर्श विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। जब दोनों में अंतर की बात करता है, देखिए यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, एक अंतर हो गया। आदर्श विलयन क्या होता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। अनादर्श विलयन क्या है, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर और थोड़ा क्या लिख सकते हैं, आदर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है। आदर्श विलयन में क्या होता है, एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है, जबकि अनादर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता, यानी कि डेल्टा एच एम एक्स मतलब मैक्सिमम इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि देखिए नीचे पे लिखा हुआ नॉट इक्वल टू जीरो, यह होता है। और इसमें क्या होता है, आदर्श विलयन में क्या होता है, आयतन परिवर्तन का मान शून्य होता है, जबकि अनादर्श विलयन में क्या होता है, इसमें आयतन परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता, यानी कि डेल्टा भी मतलब वॉल्यूम, यानी डेल्टा भी एम एक्स मतलब मैक्सिमम, उसके बाद क्या हो सका नॉट जीरो, यानी कि इक्वल टू नॉट जीरो, यह होता है इसका अनादर्श विलयन, यह होता है आदर्श विलयन। समझे ना। ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आपको। देखिए हो सकता है आप ऑब्जेक्टिव में पूछे आदर्श विलयन क्या है तो राउल्ट के नियम का पालन करता है, अनादर्श विलयन क्या राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। अगर सीधे अगर आदर्श विलयन पूछ दिया तो आप लिखिएगा ताप के वह आदर्श विलयन ताप और साधन के सभी परिस्थितियों में राउल्ट का नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श विलयन क्या है, वे विलयन जो ताप और दाब के सभी परिस्थितियों में राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता, और अनादर्श विलयन कहलाता है। और अंतर की बात करें तो अंतर यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ गए। देखिए एक एक क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन क्लियर करना आसान होता है। आपको इस टॉपिक पर जो भी क्वेश्चन आएगा आराम से लिख सकते हैं आप, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, 12 नंबर क्वेश्चन। हाँ देखिए यह भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, शॉर्टकी एवं फ्रेंकल दोष में अंतर। शॉर्टकी एवं फ्रेंकल दोष में अंतर, और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत बार पूछा जाता है। देखिए शॉर्टकी दोष में क्या होता है, इसमें अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं से बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, शॉर्टकी दोष में क्या होता है, कोई जालक बना हुआ है, यहाँ पे जालक बना हुआ है, इसमें जो अवयवी कण है एक बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकलेगा इससे इसका आयतन भी घट जाएगा, यानी कि इसका आयतन घनत्व भी घट जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, शॉर्टकी दोष में यहाँ पे लिख सकते हैं वे अवयवी कण जिसमें इसमें जालक बिंदु क्या होता है, एक बाहर निकल जाता है या गायब हो जाता है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि जालक बिंदु एक बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकलेगा इसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई इसमें से अब भाई आप एक गिलास में पूरा भर के यहाँ पे गोली रखे हुए हैं, चाहे कुछ भी ऐसा लड्डू रख के भर के, उसमें से एक लड्डू काट लीजिएगा तो उसका घनत्व घटेगा कि नहीं भाई, उसमें कुछ खाली जगह हो जाएगा, घनत्व घट जाएगा। तो ही कहता है, आप बाद में समझिएगा, इसका घनत्व कम हो जाता है। शॉर्टकी दोष का घनत्व कम हो जाता है। क्यों कि देखिए अवयवी कण क्या होता है, अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं या गायब हो जाते हैं, इसलिए इसका घनत्व कम हो जाता है। समझ गए। देखिए अगर फ्रेंकल दोष की बात करें तो इसमें अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। मतलब समझिएगा, अगर यहाँ पे कोई यहाँ पे जालक बना हुआ है इस प्रकार से, अब भाई आपको कह रहा है इसमें से जालक बिंदुओं को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। भाई यह जो बिंदु है जालक बिंदु, ये छोड़ देगा इसको, और यह अंतराकाशी जो इसका बीच में जो जगह है यहाँ पे उठ के आ जाएगा, यानी कि यह गायब हो गया, यह गायब, इसको गायब हो गया, और यह उठ के यहाँ पे चला गया। भाई जब यह उठ के अंतरकाशीय स्थान में गया, लेकिन उसी डिब्बा के अंदर गया, उसी जालक के अंदर गया ना, बाहर तो नहीं निकला। अगर मान के आपके पास एक डिब्बा है,
आप उसमें लड्डू भर रखे, अब इस लड्डू को उठाकर सबसे नीचे कर दिए और यहाँ को उठा के इधर कर दिए, तो क्या फर्क पड़ा उसके घनत्व में? घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इसका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे 2 क्वेश्चन आपको देखिए, इसी से यह होगा। अब या इसका उपसंयोजक संख्या निम्न होता है, इसका उपसंयोजक उच्च होता है, यह याद कर लीजिए, काम खत्म हो चुका है आपका। समझ में आया होगा कि षटकी दोष क्या होता है। इसमें जालक बिंदु बाहर निकल जाते हैं, जालक बिंदु को छोड़कर, यानी कि वो घर छोड़ के बाहर जाता है। सीधे समझिए षटकी दोष क्या होता है, वो अपना घर छोड़ के बाहर चल जाता है, यानी कि उसका घर में एक परिवार कम हो गया, यानी उसका घनत्व कम हो जाता है। इस फरंकल दोष क्या होता है, उसमें कहता है कि अभी कण जालक बिंदुओं को छोड़कर अंतरकाशीय स्थल में चला जाता है, यानी कि घर में वो व्यक्ति घर में ही है लेकिन वो दूसरे रूम में चला गया, यानी कि उसका आदमी में जो उसका घर का परिवार उसमें तो कमी नहीं हुआ ना, यानी कि उसका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, भले उसी घर में है उसी परिवार में, बस एक रूम से दूसरे रूम में चला गया। भाई सिंपल है, समझ गए ना। आपको ये भी पूछ सकता है, आपको डायरेक्ट फ्रेंकल दोष क्या, षटकी दोष क्या, आराम से लिख सकते हैं। इसका जो इसमें अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है, फ्रेंकल दोष कहलाता है। इसमें अपना अवयवी कण जालक बिंदु से बाहर निकल जाते हैं, क्या षटकी दोष कहलाता है। आप वहाँ पे नोट में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, इसका घनत्व कम होता है, इसका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ गए, बहुत सिंपल। और यहाँ पे षटकी दोष का क्या होता है, उपसंयोजक संख्या निम्न होता है, कोऑर्डिनेशन संख्या निम्न होता है, जबकि फ्रेंकल दोष का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उपसंयोजक संख्या क्या होता है, उच्च होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। देखिए बहुत मजा आएगा, पढ़िए, बहुत मजा आएगा यार। देखिए आपको यह दोनों को दोनों काफी बार पूछा गया, भर्जन क्या है और निस्तापन क्या है। भर्जन क्या है और निस्तापन क्या है। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, यानी कि वायु के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो इससे जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, भर्जन कहलाता है। जैसे समझिएगा, जब भी हम कोई चीज को गर्म करते हैं, आपके सामने जैसे मान गए आप कोई पानी रखे हुए, उसमें पानी में कुछ ऐसा फेंटा हुआ है, तो उसमें से बाहर करना है, तो क्या करेंगे, हम उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो जल होगा वो वाष्प के रूप में, भाप के रूप में बाहर निकल जाएगा, और जो भी उसका मटेरियल है वो नीचे बच जाएगा। वही कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क, यानी पहला बात, अयस्क को सांद्रित होने के बाद यह किया जाता है, तो अयस्क सांद्रित अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। और यह बात है कि जब वायु की उपस्थिति, वायु वहां पे होना चाहिए, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है, जल वाष्प के रूप में, जो जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं, और उसे भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे भर्जन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। जब सांद्रित अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो उसको जल, जो उसमें जल है, उसमें पानी जो है वह गर्म करेंगे, तो भाप के रूप में, वाष्प के रूप में क्या हो सकेगा, वह बाहर निकल जाएगा, उड़ जाएगा, और उसमें जो बच जाएगा वह मटेरियल, यानी कि बाहर निकल जाता है, भर्जन कहलाता है। उसमें जो मटेरियल बच गया वो भर्जन हो गया उसका, यानी कि अयस्क बच जाता है। अगर हम निस्तापन की बात करें, दोनों एक साथ पूछ सकता है या अलग अलग भी पूछ सकता है, तो निस्तापन क्या है। तो निस्तापन क्या है, इसमें क्या चेंज करना है, वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि बिना वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि यहाँ उपस्थिति था, यहाँ पर अनुपस्थिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो क्या होता है, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब जब इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या वायु की अनुपस्थिति में जब गर्म करेंगे, तो धातु क्या होगा, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा, जिसे निस्तापन कहा जाता है। क्या, जिसे निस्तापन कहलाता है या कहा जाता है। दोनों सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यहाँ पे भर्जन कहलाएगा, या बाहर निकल जाता है जल वाष्प। इसमें क्या होता है, जब गर्म किया जाता है, इसमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, मोलरता एवं मोललता में अंतर बताएं। क्या, मोलरता और मोललता में अंतर बताएं। देखिए मोलरता और मोललता अलग अलग भी पूछ सकता है आपको, क्या होता है, आपको दोनों क्लियर कर देंगे, उसके बाद अंतर भी क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए कैसे, तो मोलरता क्या होता है, मोलरता 1 लीटर बिलियन में घुले हुए कुल विलय की मोलों की संख्या। क्या होता है, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए कुल विलय की मोलों की संख्या, क्या विलयन की मोलरता कहलाता है। समझ में आया कि नहीं। किसी 1 लीटर बिलियन में घुले हुए कुल विलय की मोलों की संख्या क्या होता है, विलयन की मोलरता कहलाता है। और मोललता क्या होता है, किसी 1 लीटर विलायक में घुले हुए कुल विलय की मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाता है। किसी 1 केजी विलायक में, किसी 1 केजी विलायक में घुले हुए विलय की कुल मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाता है, विलयन की मोललता कहलाता है। समझ में आया कि नहीं। आपको डिफिनीशन दोनों का अलग अलग है, दोनों का यहाँ पे 1 केजी है, यहाँ पे 1 लीटर है। समझ, 1 केजी यहाँ पे 1 लीटर है, यह दोनों डिफरेंट होता है। तो मोलरता और मोललता समझ गए।
आपको अलग अलग पूछे तो आपको लिखना है किसी 1 लीटर विलयन में घुले हुए कुल विलय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाता है, जबकि किसी 1 केजी विलायक में घुले हुए कुल विलय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाता है। अब अंतर की बात कर लेते हैं तो देखिए आपको ही पता है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए कुल विलय की मोलों की संख्या क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। मोलरता क्या होता है? किसी 1 केजी विलायक में घुले हुए कुल विलय की मोलों की संख्या क्या होता है? मोलरता कहलाता है। देखिए अब मोलरता की बात करें तो मोलरता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, यानी कि ताप पर निर्भर होता है। मतलब देखिए यहाँ पे जो मोलरता है वह तापक्रम पर निर्भर करता है, जबकि मोलरता तापक्रम पर निर्भर नहीं करता। और यह आपको ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा जाएगा कि कौन है जो कि ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, कौन है जो कि ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, यह ताप पर असर नहीं पड़ता, यह ताप से स्वतंत्र है, यह पूछ सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा मोलरता। क्या बताना पड़ेगा? मोलरता, यानी कि मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करता है, जबकि मोलरता ताप पर निर्भर करता है। समझ गए? देखिए मोलरता की एसआई मात्रा की बात करें तो मोल पर लीटर, क्योंकि मोल तो होबे करेगा, यहाँ पे लीटर है तो लीटर, मोल पर लीटर, यहाँ पे केजी है तो क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। तो यहाँ पे मोलरता का क्या हो जाएगा? इसका एसआई मात्रक मोल पर केजी होता है, जबकि मोलरता का मोल पर लीटर होता है। समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। एक तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि जो ताप को प्रभावित कौन नहीं है, तो मोलरता है। मोलरता का डिफिनीशन पूछे 1 केजी विलायक में घुले हुए कुल विलय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाता है। और मोलरता पूछे थे 1 लीटर विलयन में घुले हुए कुल विलय की मोलों की संख्या क्या विलयन की मोलरता कहलाता है। दोनों में अंतर पूछे तो अंतर आराम से लिख सकते हैं। आपको 2-3 पॉइंट को याद करना, आराम से लिख सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है? मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। देखिए 298 केल्विन ताप पर जब एक इलेक्ट्रोड को उसके आयन को 1 m सांद्रण वाले विलयन में डुबाया जाता है तो उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, समझाते। उसका कितना ताप कितना होता है? 298 केल्विन, 298 केल्विन, यानी कि 298 केल्विन पर जब इलेक्ट्रोड को उसके आयन को 1 m यानी कि 1 मीटर या 1 mm कह सकते 1 मीटर सांद्रण वाले विलयन में डुबाया जाता है। क्या होना चाहिए? 298 केल्विन ताप पर जब इलेक्ट्रोड को क्या करते 1 m सांद्रण वाले में डुबा देते हैं। क्या करते हैं? उस ताप को रखना है, वहां पे ताप कितना होना चाहिए? 298 केल्विन। उसका क्या करना है? इलेक्ट्रोड को क्या करना है? 1 m सांद्रण वाले विलयन में डुबाया जाता है तो उत्पन्न इलेक्ट्रॉन विभव, जो इससे उत्पन्न विभव होगा, इससे इलेक्ट्रोड विभव होगा, जो भी इससे उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव उसी को मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। इसको E0 के द्वारा सूचित किया जाता है। इससे E0 के द्वारा सूचित किया जाता है। अगर E0 सेल की बात करें तो E0 कैथोड और माइनस क्या होगा? E0 A0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैथोड पर ही चल जाएगा, एक A0 पर चल जाएगा। यही इसका फॉर्मूला होता है, यही इसका सूत्र होता है, इससे दर्शाया जाता है। समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल। आपको वहाँ तापमान क्या रखना है? 298 केल्विन। क्या करना है? इलेक्ट्रोड को क्या करना है? इलेक्ट्रोड को किस में डुबाना है? 1 ml सांद्रण वाले विलयन में इसको डुबा देना है। और जो इससे उत्पन्न विभव होगा, इससे उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव होगा, उसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ गए? इस प्रकार से समझना चाहिए आपको। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में तो मिलवे करेगा। देखिए अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर क्या होता है? देखिए अभिक्रिया का आणविकता शून्य नहीं हो सकता, अभिक्रिया का आणविकता शून्य कभी नहीं हो सकता, लेकिन अभिक्रिया का कोटि शून्य हो सकता है, क्योंकि हमको शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ना भी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ना भी है। तो यहाँ पे देखिए अभिक्रिया का जो आणविकता होता है वो शून्य कभी नहीं होता, शून्य से अधिक होता है, लेकिन शून्य कभी नहीं हो सकता। लेकिन अभिक्रिया कोटि शून्य हो सकता है ना। देखिए अभिक्रिया की आणविकता यहाँ पे पूर्णांक के रूप में रहता है, जैसे कि पूर्ण अंक यानी कि 1, 2, 3 भिन्नात्मक नहीं हो सकता। यानी कि अभिक्रिया का आणविकता होता है पूर्णांक होता है, यानी कि पूर्ण अंक होता है, उसमें भिन्न नहीं हो सकता। और अभिक्रिया कोटि कुछ भी हो सकता है, भिन्नात्मक और पूर्णांक दोनों हो सकता है, यानी कि पूर्णांक तथा भिन्नात्मक दोनों हो सकता है। यानी कि 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, यानी कि भिन्नात्मक भी हो सकता है, या पूर्णांक तो होबे करता है, भिन्न भी हो सकता है, यानी कि दोनों हो सकता है अभिक्रिया कोटि। लेकिन आणविकता क्या होता है? वो पूर्णांक होता है, उसमें भिन्न नहीं हो सकता। समझ लेना आणविकता क्या होता है। और बात करते हैं तो अभिक्रिया का आणविकता अभिक्रिया का दर को प्रभावित करने वाले कारकों पर निर्भर नहीं करता।
यानी कि जो अभिक्रिया का जो आणविकता होता है उसके जो दर है उसको प्रभावित करने वाला जो कारक है उस पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता। लेकिन अभिक्रिया का कोटि क्या होता है, अभिक्रिया कोटि अभिक्रिया को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है उस पर निर्भर करता है। देखिए 3 पॉइंट है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए अभिक्रिया का आणविकता क्या होता है, जो उसका जो प्रभावित करने वाला जो दर होता है, अभिक्रिया का आणविकता को प्रभावित करने वाला जो दर होता है, दर को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है उस पर निर्भर नहीं करता। लेकिन अभिक्रिया कोटि क्या कहता है, इसको दर को प्रभावित करने वाला कारक जो उसी पर निर्भर करता है, उसी पर निर्भर करता है। और अभिक्रिया कोटि शून्य होता है जबकि अभिक्रिया का आणविकता शून्य नहीं होता। अभिक्रिया का आणविकता पूर्णांक के रूप में रहता है जबकि अभिक्रिया कोटि पूर्णांक और भिन्नात्मक दोनों हो सकते हैं। आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरागी कोलाइड, जिसको द्रव रागी और द्रव विरागी या द्रव स्नेही भी कहा जाता है। तो द्रव रागी कोलाइड और द्रव विरागी कोलाइड में काफ़ी बार अंतर पूछा जाता है। तो देखिए इसको क्या द्रव यहाँ पे लायोफिलिक कोलाइड बोला जाता है, इसको लायोफोबिक कोलाइड बोला जाता है। आपको कभी कभी पूछ देगा द्रव यहाँ पे लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड में अंतर करें, या पूछ देगा द्रव रागी और द्रव विरागी में अंतर करें। तो द्रव रागी को लायोफिलिक कोलाइड बोला जाता है और द्रव विरागी को लायोफोबिक कोलाइड बोला जाता है। आप याद रखिए इस बात को। देखिए आप दोनों में अंतर क्या है और काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखिए द्रव रागी क्या होता है, इसमें बड़े बड़े अणु कण के रूप में रहते हैं। जो इसमें द्रव रागी जो होता है उसमें बड़का जो अणु होता है कण के रूप में रहता है। और द्रव विरागी में क्या होता है, इसमें छोटा छोटा एकदम नन्ही कण रहता है। जो अणु जो होता है इसका, द्रव रागी का जो अणु होता है वो बहुत छोटा एकदम नन्ही होता है, एकदम छोटी। और जो यहाँ पे द्रव रागी क्या होता है, द्रव रागी में क्या होता है, बड़ा अणु रहता है कण के रूप में। समझ रहे ना, यानी कि इसमें बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत छोटा होता है। अणु तो होता है लेकिन इसमें बड़ा इसमें छोटा, किसमें द्रव रागी में बड़ा और द्रव विरागी में छोटा। समझ गए। देखिए द्रव रागी की बात करें तो यह अधिक अस्थायी होता है, यानी कि लायोफिलिक कोलाइड अधिक अस्थायी होता है, यानी कि द्रव रागी कोलाइड अधिक अस्थायी होता है। लेकिन द्रव विरागी कोलाइड क्या होता है, कम अस्थायी होता है। क्या होता है, द्रव विरागी यानी कि लायोफोबिक कोलाइड होता है कम अस्थायी होता है। समझ रहे हैं। और द्रव रागी की बात करें तो इस पर आवेशों की मात्रा शून्य होता है। क्या होता है, द्रव रागी की बात करें इसके आवेशों की मात्रा शून्य होता है, जबकि द्रव विरागी की मात्रा की बात करें इस पर आवेशों की मात्रा धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है, यानी कि प्लस माइनस दोनों हो सकता है। जिस पर चार्ज होता है द्रव विरागी पर इसका चार्ज प्लस माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन द्रव रागी पर इसका जो चार्ज होता है वो शून्य होता है, इस पर कोई चार्ज यानी कि शून्य मात्रा होता है। समझे कि नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है यार। बारिश भी हो रही है बहुत ज़्यादा बाहर, याद है आप ध्यान रखिएगा इस बात को। हो सकता है थोड़ा भी बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ जाए, उसके लिए सॉरी। तो समझे कि नहीं, इसमें क्या होता है, द्रव रागी में फिर से पढ़ने का प्रयास करो। इसमें बड़ा अणु रहता है कण के रूप में, इसमें छोटा होता है। यह अधिक अस्थायी होता है, ये कम अस्थायी होता है। इसमें क्या होता है, इसका चार्ज जो होता है शून्य होता है, इसका चार्ज धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। आवेश मतलब चार्ज ही होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए अभिकारकों पर ताप का क्या प्रभाव है। अभिकारकों पर ताप का क्या प्रभाव है, यह काफी बार पूछा गया है। अभिकारकों पर जो ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए हर एक मतलब 10 डिग्री पर जो ताप होता है उसके जो बीच अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसका 10 गुना क्या होता है, उसको दुगुना हो जाता है। अगर 10 डिग्री ताप बढ़ा रहे हैं ना तो उसका जो अभिक्रिया का जो होगा दुगुना हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। यानी कि समझिएगा, अगर कोई अभिक्रिया कर रहे हैं उस पर अगर ताप हम रखे हैं 10 डिग्री, अगर 50 डिग्री रखें, चाहे 50 डिग्री रखें, तो उसका जो अभिक्रिया है सिंपल हो रहा है जो हो रहा है। अगर अभिक्रिया अगर यहाँ पे 50 डिग्री रखें, 50 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं तो अभिक्रिया मेरे पास 20 हो रहा है, 20 हो रहा है मान गए। तो अगर अभिक्रिया को 10 डिग्री बढ़ा दीजिए, 60 डिग्री कीजिएगा तो अभिक्रिया डायरेक्ट क्या हो जाएगा, दुगुना यानी कि 40 हो जाएगा। समझ में कि नहीं, यहाँ पे हर एक 10 डिग्री पर अभिक्रिया दुगुना हो जाता है। यानी कि जब 50 डिग्री पर कर रहे थे तो 20 में आ रहा था अभिक्रिया, जो कि यहाँ पे 60 डिग्री कर दिया यानी कि 10 डिग्री बढ़ा दिए तो अभिक्रिया डायरेक्ट दुगुना हो जाएगा, यानी कि 20 से 40 हो जाएगा। अगर इसको 10 डिग्री और बढ़ा देंगे तो ये 80 हो जाएगा। तो ये कहता है ताप जितना ही अधिक हो रहा होता है, यानी कि ताप जितना ही अधिक रहता है अभिक्रिया के बीच जो अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है। बात सही है। अगर ताप जितना ही, देखिए आप समझिएगा, अगर आप चावल पका रहे, आप चावल बना रहे, यानी कि जिसको हम लोग भोजपुरी में भात भी कह देते हैं। अब चावल बना रहे तो वहाँ पे जो कि आप गैस को क्या करते हैं, आप लोग थोड़ा सा कम करके रखते हैं। तो क्या चावल जल्दी पकेगा? नहीं पकेगा। अगर उसको थोड़ा सा और तेजी कीजिएगा अभिक्रिया, उसको ताप बढ़ाइएगा, उसकी टेम्परेचर बढ़ाइएगा, उसको थोड़ा आगे बहुत ज़्यादा ऐसी कीजिएगा तो वह जल्दी पकेगा। बात सही, अभिक्रिया जल्दी होगा यानी कि जल्दी पक जाएगा, वह चावल बनकर तैयार हो जाएगा। वही कहता है ताप जितना अधिक होता है अभिकारकों के बीच अभिक्रिया भी उतना ही तेजी से होता है, हर 10 डिग्री ताप पर।
हर 10 डिग्री ताप पर अभिक्रिया दुगुना हो जाता है। जो अभी समझाया आपको, हर 10 डिग्री ताप अगर आप ताप अगर 0 रखे हैं तो अभिक्रिया यहाँ पे 0 हो रहा है। आप अगर 0 रखे हैं 0 हो रहा है। अभिक्रिया का ताप 0 रखे हैं तो मान लीजिए 10 हो रहा है। अगर ताप 10 डिग्री कर देते हैं तो इसका अभिक्रिया दुगुना 20 हो जाएगा। ताप 30 डिग्री कर देते हैं 40 हो जाएगा, यानी कि दुगुना हो जाता है अभिक्रिया। समझ रहे ना, यानी कि जितना अधिक ताप रखेंगे अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होगा। और हर 10 डिग्री पर ताप बढ़ने पर, हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। समझ के, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 91 17 82 30 62 पे आपको मैसेज करके आपको पीडीएफ ले लेना है। 91 17 82 30 62, ठीक है ना, इस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, आपको इससे 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित का आईयूपीएसी नेम लिखिए, और ये अपना ध्यान रखिएगा, आईयूपीएसी नेम एक पक्का पूछेगा, ऐसे आपको इस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। लेकिन यहाँ आपको काफी बार पूछा गया आईयूपीएसी नेम। इसमें सबसे पहले यहाँ में लिगेंड का नाम लिखा जाता है। कल लिगेंड, इसमें लिगेंड क्या आया है, एमीन है, यानी कि एलिस्टिरिक एमीन बोला जाता है। लेकिन कितना एमीन है, 4 एमीन है, 4, यानी कि 4 के लिए टेट्रा लगाया जाता है, यानी कि टेट्रा एमीन। उसका क्या है, कॉपर, तो कॉपर लिख दिए। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर को ज्ञात करेंगे तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 1 गुने 4 गुने 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 इन होगा इक्वल टू -2, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4 यहाँ पे हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 आ जाएगा। कैसे देखिए, यहाँ पे बताने का प्रयास करूँ। यहाँ पे देखिए 1 गुने 4, 1 गुने 4 है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुने 4, और यहाँ पे एक मिनट 1 गुने 4, और यहाँ पे देखिए 1 मिनट, हाँ, और एक गुने प्लस क्या हो जाएगा x, यहाँ पे कॉपर के लिए x इक्वल टू -2 करेंगे। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ पे जाएगा +4 हो जाएगा, और इसमें से घट जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। आया कि नहीं, बिल्कुल आएगा, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आया। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं टेट्रा एमीन, टेट्रा क्यों 4 के लिए एमीन क्या, तो एमीन है। अब कॉपर, तो कॉपर ही यहाँ पे देखिए कॉपर है, उसका इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना पड़ता है, यानी कि कॉपर क्या है, लोहा के साथ लिखना पड़ता है, धातु उसके साथ लिखना पड़ता है, तो 2 हो जाएगा। उसके लास्ट में क्या लिखा है, क्लोराइड लिखा है, तो क्लोराइड लिख दिए, क्लोराइड लिखा, क्लोराइड लिख दिए, ठीक है ना, समझ में आया। ऐसे इस पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए, आपको समझाने के लिए। वहाँ पे आपको देखिए इसमें क्या क्या पता होना चाहिए, कौन धनात्मक हो, कौन ऋणात्मक है, किसका नाम क्या लिखाना चाहिए, ठीक ना, ये सब पता होना चाहिए। इसका चार्ज क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ज्ञात किया जाता है, सब पता होना चाहिए। लेकिन इसमें बात करें तो इसमें सबसे धनात्मक क्या है, तो पोटेशियम है, तो पोटेशियम लिख दिए। उसका क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो लिगेंड का नाम क्या है, यहाँ पे साइनो है, तो साइनो में क्या 6 है, तो हेक्सा लगेगा, तो हेक्सा साइनो। और लोहा के लिए फेरेट लिखा था, लोहा के लिए आयरन नहीं फेरेट लिखा था, फेरेट लिख दिए। जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात कीजिएगा तो 4 प्लस क्या हो जाएगा, Fe और -6 इक्वल टू 0, यानी कि ज्ञात करेंगे तो 2, यानी कि 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 में से घटेगा, यानी कि Fe इक्वल टू क्या, Fe इक्वल टू -2 इक्वल टू 0, और Fe इक्वल टू जब ज्ञात करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्योंकि इस पर चार्ज क्या होता है, -1 होता है, इस पर क्या होता है, +1 होता है, ठीक है ना, तो यह बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका चार्ज हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेशियम, यहाँ पे के लिए पोटेशियम लिखाता है, क्योंकि ये धनात्मक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मजबूत है, यानी कि धनात्मक बाहर है, तो इसलिए सबसे पहले लिखेंगे। उसका लिगेंड लिखेंगे तो 6 है, तो हेक्सा साइनो फेरेट, यानी कि लोहा का नाम फेरेट। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 क्यों, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात कीजिएगा तो 2 आएगा। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, हमको पता है कि कोई समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। जब समझ में नहीं आया तो इसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, आपके लिए पूरा समझाएंगे। और यह गारंटी रखिएगा इससे 2 से 3 क्वेश्चन इससे पक्का पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में 2 एक सब्जेक्टिव में पक्का पूछा जाएगा। हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में 5 को दे दे आपको बनाने के लिए, और पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपको 4 को दिया हुआ है ना, इतना गारंटी है इसमें से आपको एक सब्जेक्टिव में 2 ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछने वाला है, और कम से कम एक सब्जेक्टिव में तो पक्का पूछेगा। हम सब्जेक्टिव पर आए पक्का पूछेगा। निम्नलिखित बहुलकों का एकलक एवं संरचना लिखे। तो पीवीसी को क्या कहा जाता है, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है। पी मतलब पॉली, वी मतलब विनाइल, सी मतलब क्लोराइड। इसका सूत्र जो होता है पीवीसी का एकलक क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिए इसका सूत्र की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका सूत्र यही होता है। नाइलॉन 6 की बात करें तो यह होता है हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन किसका, नाइलॉन 6 का। इसका एकलक और बहुलक पूछा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। नाइलॉन 6 का एकलक क्या होता है, बहुलक क्या होता है, तो हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन होता है नाइलॉन 6 का। इसका सूत्र की बात करें तो H2N CH2 के होल 6 NH2 होता है, इसका सूत्र होता है।
अगर पॉलीथीन की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है, पॉलीथीन का आपको 1 लाख पूछ देगा तो इथीन होता है, क्या होता है, इथिलीन। पॉलीथीन की क्या होता है, इथिलीन, यहाँ पे जो कि यहाँ पे आराम से लिखा हुआ है इथिलीन, आराम से यहाँ पे लिख दीजिएगा। पॉलीथीन क्या होता है, पॉलीथीन जो होता है इथिलीन, उसका 1 लाख होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछने का मिलेगा, या 2019 के पूछा गया पॉलीथीन का 1 लाख क्या होता है, तो आप बता सकते हैं इथीन या इथिलीन कह सकते हैं, ठीक ना। इसका सूत्र की बात करें CH2CH2 होता है, डबल बॉन्ड CH2 होता है, यह आपके यहाँ पे सूत्र भी लिखा हुआ है। देखिए ये छोटी छोटी बात है, बहुत आपको पॉलीमर में पढ़ना है, सब्जेक्टिव इसका पढ़ाएंगे तो इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पॉलीथीन क्या होता है, पॉलीथीन का 1 लाख क्या है, तो इथीन होता है, इसका सूत्र क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। अरे पॉलिस्टर, पॉलिस्टर की क्या होता है, तो पॉलिस्टर की अगर 1 लाख की बात करें तो यहाँ पर जब पॉलीथीन, यहाँ पे इथिलीन डायमीन होता है, सॉरी इथिलीन ग्लाइकोल होता है, इथिलीन ग्लाइकोल होता है, इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, पॉलिस्टर का होता है, जो यहाँ पे इसका सूत्र होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। सिर्फ इसमें क्या होता है, OH लग जाता है, यहाँ भी OH लग जाता है, क्योंकि पॉलीथीन है, यहाँ पे ग्लाइकोल है, इसलिए लगता है OH, ठीक है। ये पॉलिस्टर का होता है, या पॉलिस्टर का होता है। पॉलिस्टर का 1 लाख या बहुलक पूछेगा या मोनोमर पूछेगा तो यहाँ पे लिखेगा इथिलीन, क्या लिखेगा, ग्लाइकोल लिखेगा, इथिलीन ग्लाइकोल। अच्छा पॉलीथीन के पूछेगा डायरेक्ट इथिलीन, अगर सूत्र पूछेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। नाइलॉन 6 का पूछेगा तो यहाँ पे लिखेगा हेक्सा मिथिलीन डायमीन H2N CH2 के होल 6 और NH2 होता है। और यहाँ पे PVC का पूछेगा तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl होता है। समझ गया। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा भाई, समझने वाली क्वेश्चन ही नहीं है, ये समझने वाली क्वेश्चन ही नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। आपको इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, कहेगा इसका 1 लाख का नाम लिखे और सूत्र लिखे, तो आराम से आप लिख दीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव में ज्यादा कर यह ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछ देगा, इसका ऑब्जेक्टिव पक्का पूछता है, नाइलॉन 6 का और पॉलीथीन का ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा पूछता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो 20 क्वेश्चन जो MBBI था काफी इंपोर्टेंट था। अगर आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर PDF चाहिए तो 91 17 82 30 62 पर क्या कीजिएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।